परिस्थितियां विपरीत अलग तरह की हैं। राजनीति प्रतिस्पर्धा अलग है। राजनीति के रंजिश के रूप में अगर नज़र आता है तो वो बंगाल में नज़र आता है, और उसके बावजूद भी हमारा लगातार ग्रोथ हो रहा है और 38% पे वोट पे हम पहुँचे हैं। तो निश्चित रूप से आज के डेट में हम ही फर्स्ट कंटेंडर हैं उस टीएमसी और बीजेपी के इन फाइटिंग में। अगर आप देखते हैं तो मैं मानता हूँ कि बंगाल में लगातार बीजेपी ने अपनी जड़ें मजबूत की हैं और इस बार तो हम निश्चित रूप से वहाँ सरकार बनाने जा रहे हैं। केरलम और तमिलनाडु, अब केरलम में आप देखिए कि कहाँ से हम 2% वोट कुछ दिन पहले तक था, अभी 20%। अभी हमने लोकल बॉडी चुनाव में जिस प्रकार से मेयर तिरुवनंतपुरम जैसे बड़े सेंटर पे हमारा बनना, और कहीं ना कहीं इस बार जो चुनाव है मैं मानता हूँ कि बीजेपी के जो बहुत लंबे समय तक एलडीएफ यूडीएफ की मैच फिक्सिंग गेम चलती थी, उससे इस बार केरलम की जनता बाहर आना चाहती है। आप किसकी वोट काटेंगे केरलम में? हम तो मानते हैं कि हम अपना वोट बैंक बढ़ा रहे हैं और मैं मानता हूं कि जनता के सामने जो विकल्प नहीं था, आज सामने से भाजपा के रूप में एक विकल्प दिख रहा है। मैं कई रोड शो और बाकी कार्यक्रमों में गया, जिस प्रकार से पल्स है, डेफिनेटली भाजपा अब सामने से नजर आ रही है। तो राहुल गांधी कहते हैं कि आपकी और एलडीएफ की एक दूसरे के साथ एक सेटिंग हो गई है। राहुल गांधी जी का जो ज्ञान का अध्ययन है इतना कमज़ोर है। अगर आप देखिए कि इसी एलडीएफ और यूडीएफ का कम्बिनेशन देश भर में बंगाल में चुनाव लड़े, पिछला चुनाव 7 में 10 वर्षों तक दिल्ली में सरकार चलाए, उन्हीं के समय की सरकार थी। बगल के तमिलनाडु में अलायंस में रहते हैं। तो मेरा ये मानना है कि ये बातें किसको बता रहे हैं? केरलम की जनता जानती है कि जो मैच फिक्सिंग गेम आप खेलते हैं, भाजपा तो खुलकर एलडीएफ और यूडीएफ एक कम्युनिस्टों की जो पद्धति रही है, हमने त्रिपुरा में उनको समाप्त किया, बंगाल में समाप्त किया और आने वाले समय में इनको पूरी तरह से समाप्त भी करेंगे और कांग्रेस मुक्त भारत तो हमारा सपना है। तो वो रेवंत रेड्डी ने कहा कि पिनरई विजयन के लिए तो मोदी जी गॉडफादर है, उन्होंने कहा। देखिए, बोल तो ये मैच फिक्सिंग गेम है, वो बीजेपी से क्लोज दिखाने की बात करके अपनी राजनीति रोटी सेक रहे हैं, लेकिन वहाँ की जनता को प्रति सबरीमाला इशू भाजपा ने दोनों को कटघरे में खड़ा किया। बाहर में वही सबरीमाला के इशू को लेकर कहीं भी मुखर नजर आते हैं क्या राहुल गांधी? वहाँ जाते हैं तो सबरीमाला याद आता है, हिंदू याद आता है, और जैसे उसके बाहर निकलते हैं तो स्टेलिन के राज में तो हिम्मत नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये जो खेल है जनता समझती है। अब तो सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक दुनिया इतनी तेज है कि आप केरल में क्या बोलेंगे और तमिलनाडु में अलग बोलेंगे, ये नहीं चलता है। और असम में क्या होने वाला है? पुराने प्रदर्शन को बेटर करेंगे या फिर एक एंटी इनकम्बेंसी दिखती है आपको? क्या हो रहा है वहाँ? मैं तो असम के कई कार्यक्रमों में गया हूँ जी। लोगों का जो रिस्पॉन्स है वो पिछले परफॉर्मेंस को तो हम बेटर करेंगे और कांग्रेस को जितना और कड़ा हार वहाँ देखने को मिलेगा। बड़े पैमाने पर कोशिश किए थे कि अलायंस कराएंगे, कुछ नई नैरेटिव बनाएंगे, लेकिन कुछ नहीं चला और पूरी तरह से कांग्रेस और हताशा और निराशा में वहाँ को नजर आएगी। बहुत ही पर्सनल अटैक्स चल रहे हैं वहाँ पर। क्या ये एक डेमोक्रेसी के लिए सही है? देखिए, मैं मानता हूँ कि जब नेशनल इंटरेस्ट की बात हो तो निश्चित रूप से उठाना चाहिए, लेकिन जहाँ पर खेल अभी जो खेला जा रहा है, जिस प्रकार के बयान दिए जा रहे हैं, आज तो पूरी तरह से हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारी तरफ से स्पष्ट रूप से कि जिस प्रकार से नाम के शब्दों को कैसे खेल करके पासपोर्ट का जो खेल खेला है, वो तो आने वाले समय में स्पष्ट रूप से हो जाएगा। और मेरा ये मानना है कि राजनीति में किसी भी हाल में शब्दों की मर्यादा होनी चाहिए, लेकिन जब नेशनल इंटरेस्ट की बात आती है तो उसको सामने रखना भी हमारा कर्तव्य है। शब्दों की मर्यादा के बारे में आप कह रहे हैं तो मैं ये ज़रूर पूछूंगी कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि अगर आप नमाज़ पढ़ रहे हैं, कुरान में लिखा है, उन्होंने कहा कि अगर आप नमाज़ पढ़ रहे हैं और कोई जहरीला सांप आ जाए तो आप नमाज को रोक के जहरीले सांप को आपको मार देना चाहिए, और बीजेपी और आरएसएस जो है वो जहरीला सांप है। अब हम सोच सकते हैं कि 2 दिन पहले का उनका बयान और आज का बयान, मतलब कल का ही बयान, जो 2 दिन लगातार जो उनके बयान आ रहे हैं, पूरी तरह से सांप्रदायिक रूप से लोगों को उकसाने का काम करना। और दूसरी बात, कितनी मतलब ओछी सोच है कि लोगों को इस प्रकार से आक्रोशित करना, और जिस प्रकार का बयान राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में दे रहे हैं, मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी इतनी उनको समझाते हैं, वो जाकर वहाँ पर कुछ शब्द का और अलग उपयोग करते हैं। चूँकि कांग्रेस की प्रथा रही है, ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं जिससे कि समाज में विभक्त रूप नजर आए। लेकिन मेरा ये मानना है, कांग्रेस ने जब जब ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है, जनता ने हमको जीत का माला पहनाया है।
तो आप कह रहे हैं कि चेला गुरु को सिखा रहा है। अब चेला गुरु जो आप समझ सकते हैं, जिसके रिमोट से चलने वाला व्यक्ति कौन चेला है कौन गुरु। राहुल और सोनिया गांधी जी और उनका जो परिवार है, कुनबा है, ये कुनबा किसी भी को व्यक्ति को रिमोट से चलाता है, सिस्टम से। उनको उतना ही बोलना होता है। खड़गे जी बेचारे सज्जन व्यक्ति हैं, कम से कम इस तरह के मर्यादा के शब्दों का प्रयोग नहीं करते थे, तो गांधी परिवार का शब्द था। अब खड़गे जी के मुंह में से डाल के बुलवाया जा रहा है। खड़गे जी केरलम में कह रहे हैं कि यहाँ पर जो हैं वो शिक्षित और समझदार लोग रहते हैं और गुमराह नहीं कर सकती बीजेपी ऐसे लोगों को। उन्होंने ये भी कहा कि गुजरात नहीं है ये। तो आप ऐसे बयानों को कैसे देखते हैं, क्योंकि क्या इससे क्षेत्रीयकरण नहीं बढ़ता? मैं ये मानता हूँ कि गुजरात की उन्होंने उदाहरण दिया, उसी गुजरात से सरदार पटेल और महात्मा गांधी भी आए, और उसी गुजरात के व्यक्तित्व को आज देश ने इतना आशीर्वाद दिया है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज पूरे देश को आगे लेके चल रहे हैं विकास के मायने पे, कई पैमाने पे। मैं ये मानता हूँ कि ये उनकी नाकामी जहाँ उनको दिखती है वहाँ नासमझी समझ में आती है, वहाँ अज्ञानता नजर आती है। जहाँ उनको सफलता मिलती है वहाँ ज्ञानी व्यक्ति आ जाते हैं। तो ये उनकी नासमझी है। जनता तो देख रही है कि जहाँ जहाँ वो हारते हैं तो कभी ईवीएम को दोष देते हैं, कभी जनता को दोष है। थोड़ा दोष अपने माथे पर रखते तो कुछ नया सीख के आते। अध्यक्ष जी, ये जो क्षेत्रीयकरण है इन चुनावों में बहुत कुछ देखने को मिला है, क्योंकि बंगाल में भी यही कहा जाता था कि अमित शाह जी और मोदी जी जो हैं वो बाहरी हैं, और ये भी कहा गया कि अमित शाह जी अगर आ रहे हैं बंगाल में तो शाकाहारी भोजन तो मिलेगा नहीं, तो वो नॉनवेज खाना चाहिए उन्हें, ऐसे भी कहा जाता है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी शुरू से एक पॉलिसी पर काम की कि हम राष्ट्र प्रथम की बात करते हैं, लेकिन ये जो क्षेत्रीयवाद करने का पर्पस ही यही होता है कि भाजपा के राष्ट्रवाद को कमज़ोर करने का। लेकिन ये राष्ट्रवाद के अंदर ही क्षेत्र है, उनके लिए दिक्कत है कि वो क्षेत्र के अंदर राष्ट्र नहीं देख पाते हैं। और मेरा ये मानना है कि ये खेल एक आध बार चलता है। आज देश के कई राज्यों में जो इस तरह की चीज़ें पनपी, आज भाजपा के प्रति समर्थन और हमको विश्वास फिर से मिला। और मैं मानता हूँ कि बंगाल इस बार पूरी तरह से बंगाल को ही बचाने की लड़ाई है, और बंगाल के लोग इस बार लड़ाई लड़ रहे हैं। और कोई प्रधानमंत्री जिस राज्य से समर्थन मिलता है तब वो प्रधानमंत्री बनते हैं, और गृह मंत्री किसी राज्य का व्यक्ति नहीं होता, पूरे राष्ट्र का होता है। ये समझदारी अगर हमारे क्षेत्रीय दलों को नहीं आती, और ममता तो शुरू से यही बंगाल के सेंटिमेंट को खेल कर राजनीति करना चाहिए। आज जिस मुद्दे से उनको सत्ता मिली, न वहाँ रोजगार है, भ्रष्टाचार चरम पर है, अराजकता का बोलबाला है, लोकल गुंडागर्दी जो अपने आप में किसी भी राज्य में उतने तूती नहीं बोलता हो जितना टीएमसी के गुंडे अड्डा की राजनीति कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आम जनमानस से जो वसूली है वो देश में किसी भी राज्य में नहीं हो जितना बंगाल में। वो तो कहते हैं कि आप एसआईआर के नाम पर आप ध्रुवीकरण की राजनीति कर रहे हैं, मुसलमानों का नाम काट रहे हैं, आप हिंदू मुसलमान बंगाल में लेके आए हैं। देखिए, बांग्लादेशी को आप बुला के रखिएगा तो निश्चित रूप से हम तो उस पर उठाएंगे, लेकिन जहाँ तक एसआईआर की बात है, एसआईआर में तो हिंदू का भी नाम कटा है। लेकिन जो बांग्लादेशी, जो मुसलमान बांग्लादेश से आकर यहाँ पर अपना नागरिकता लेने का प्रयास करेगा या उस प्रकार से खेल खेलेगा तो निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई हो रही है। आने वाले समय में और कड़ी कार्रवाई होगी। हम तो स्पष्ट कहते हैं, ममता दीदी आप निश्चिंत रहिए, बंगाल की जनता की चिंता अब हम करने वाले हैं। आपने तो केवल बांग्लादेशियों की चिंता की। तो एसआईआर की जो प्रक्रिया है, चाहे आपकी सरकार बने या ना बने, वो प्रक्रिया चलती रहेगी। देखिए, इस देश की जनता ने हमें मत दिया है इस देश को सुरक्षित और विकसित बनाने का, तो निश्चित रूप से देश के किसी भी प्रांत में किसी भी पार्टी की कोई भी सरकार हो, राज्य के रूप में हमारा कर्तव्य है, हम उसको पूरा करेंगे। नितिन जी, वो ये भी कहती हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ मिनिस्टर स्टैलिन के बीच कोई अंडरस्टैंडिंग हुई है, इसलिए बंगाल से अफसर जो हैं वो तमिलनाडु भेजे गए हैं, और जो वेकेंसी बंगाल में हो गई, क्योंकि वो जो तबादला हुआ है उन अफसरों का, जो वेकेंसी बंगाल में हो गई, उस वेकेंसी को पूरा करने के लिए उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से अफसरों को लाया जा रहा है, और यही काम चल रहा है। देखिए, किसी भी राज्य में जो ऑब्जर्वर लगाए जाते हैं वो दूसरे राज्यों से ही लगाए जाते हैं, और आईएएस आईपीएस का कैडर सेंट्रल कैडर होता है, और उसमें जो राज्य कैडर के ऑफिसर्स होते हैं उनको राज्य में रखा जाता है।
उसमें भी ऑफिसर्स की ये प्रक्रिया होती है कि कुछ ना कुछ उनको सेंट्रल डेपुटेशन पे भी जाना पड़ता है टाइम पीरियड। तो वो सारी प्रक्रिया हम लोगों ने ये नहीं किया है कि 400 थाना प्रभारी पिछले 5 साल से लाइन हाजिर हैं और केवल 200-300 थाना प्रभारी से ही वो लगातार काम ले रही हैं। आप उनके दूसरे रूप देखेंगे तो देश भर में इतने बड़े राज्य में केवल 23 ही जिला बनाकर रखना कि कुछ चंद अधिकारियों से ही हम अपने कब्जे में रखें सत्ता को और प्रशासन को, ये खेल उनका है। देश की जनता जब जानेगी ये सारी चीज़ें तो समझ में आएगा कि ममता दीदी का निर्मम चेहरा कितना है। ममता दीदी तो कहती हैं कि 226 सीटें लाएंगी इस बार, आपका नंबर क्या है? आंकड़े तो दीदी को बोलने का अधिकार है, लेकिन इस बार सारे आंकड़े उनके धैर्य के धैर्य रह जाएंगे और मैं मानता हूं कि इस बार भारतीय जनता पार्टी की अपने बहुमत की सरकार बनने जा रही है। नितिन जी, एक भाषा के ऊपर एक सवाल पूछूंगी, चाहे बंगाल हो या तमिलनाडु हो, एक इमोटिव इशू है। वो कहते हैं कि बीजेपी जो है वो अपने नेशनलिज्म का जो एक चेहरा सामने रखती है, लेकिन एक वन साइज फिट्स ऑल स्कीम लाना चाहती है। उसके तहत वो 3 लैंग्वेज फॉर्मूला के खिलाफ है और ये एक डर भी पैदा करता है लोगों में भी कि अगर आपकी सरकार आ जाती है बंगाल में या फिर तमिलनाडु में, हिंदी इम्पोजिशन होगा। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी के सोच के हिसाब से देश भर में हमने पूरी तरह से राष्ट्रवाद को जरूर सामने रखा, पर क्षेत्रीयता को निश्चित रूप से सम्मान दिया। आपने देखा कि काशी तमिल संगम कितने पुराने समय से हमारे संबंध रहे हैं, संस्कृत और के माध्यम से काशी और इस संबंध को किसने बीच में बंद करा दिया। और कहीं ना कहीं अगर ये संबंध बनता है तो ये देश को मजबूत करता है। हम तो काशी किसने बंद किया आपके हिसाब से? आप तो समझिए, आप तो देखिए कि इसने लंबे समय तक इस देश में सत्ता ने किसने काबिज रहे, उन लोगों ने कभी इन सब चीज़ों पर नहीं। हम तो सांस्कृतिक विरासत को बढ़ाने वाले लोग हैं। जो हमारी संस्कृति आज असम में पूरी तरह से हमारे जो पुराने सेंटर थे उनको पुनर्जीवित करने का काम हम कर रहे हैं। और बंगाल में भी, उस बंगाल में माँ दुर्गा की पूजा करने के नाम पर किस प्रकार से हाईकोर्ट से परमिशन लाने पड़ते हैं और नमाज के परमिशन के। तो ये जो क्षेत्रवाद बढ़ाने का लोकल हम किसी भी तरह से डोमिनेट करें, इसके खिलाफ भाजपा हमेशा रही है। और आज हम मानते हैं, अभी आपको दीपम का पूजा की बात थी, किसने वहाँ रोकने का काम किया? तो आज के डेट में क्षेत्रवाद में आप केवल तुष्टिकरण की राजनीति करते हैं। क्षेत्रवाद में क्षेत्र के विकास की बात करते, क्षेत्र के बाकी सभी समाजों की चिंता की बात करते, तो निश्चित रूप से भाजपा आपके साथ खड़ी हुई नजर आती। तमिलनाडु पे ही रहूंगी। एक तबका है जो कहता है कि आपका जो अलायंस है थोड़ा कमज़ोर नज़र आ रहा है, इसलिए 27 सीट ही आप लड़ रहे हैं। अन्नामलाई को टिकट भी नहीं दिया है आपने, तो क्या कहेंगे इस बारे में? अन्नामलाई को तो अभी लोकसभा लड़ाया था हम लोगों ने, लेकिन राज्य में जो चुनाव हो रहे हैं तब तो नहीं। मेरा कहना है कि कोई लोकसभा लड़ रहा है तो विधानसभा भी अभी कल भी कैंपेन में अन्नामलाई भाग लिया, कल के भी कैंपेन में थे। और जहाँ तक अलायंस की बात है, वहाँ हमारा स्वरूप अभी छोटा है। क्या वो अन्नामलाई नाराज हैं? कहीं कोई नाराजगी नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ कि कल भी कैंपेन में भाग लिया था। और दूसरी बात कि पार्टी जो होल लड़ती है और आज हमारा स्वरूप, हम 27 सीटों पे वहाँ लड़ रहे हैं, तो निश्चित रूप से हमारा बड़ा दल वहाँ पे AIADMK है और हम बाकी सभी दलों को हम लोगों ने सम्मानपूर्वक जोड़ा है। और मेरा ये मानना है कि NDA एज ए फ्रंट वहाँ लड़ रहा है। और इस बार तमिलनाडु भी आपको आश्चर्यचकित करेगा। DMK का जो करप्शन है और जो तुष्टिकरण की राजनीति DMK ने की है वहाँ पर, निश्चित रूप से इस बार उसको करारा जवाब मिलने वाला है। आप देखिएगा कि NDA की सरकार तमिलनाडु में भी बनेगी। तमिलनाडु में आप कह रहे हैं कि परिवर्तन होने वाला है? निश्चित रूप से परिवर्तन के संकेत दिख रहे हैं। नितिन जी, जब आपकी पार्टी के दिग्गज नेता तमिलनाडु में कैंपेन करते हैं तो वो कहते हैं कि अगर हम NDA की सरकार बनेगी तो मेट्रो ले आएंगे हम। अब यही बात DMK कहती है कि ये एक किस्म का ब्लैकमेल है कि जब तक आप वोट नहीं देंगे NDA को, तब तक सेंटर फंड्स नहीं रिलीज करेगी और डेवलपमेंट एजेंडा पूरा नहीं कर सकते। एक बार DMK के साथियों को मालूम होना चाहिए, देश भर में भारतीय पार्टी की सभी राज्यों में सरकार नहीं। हम नॉर्थ ईस्ट में पहले विकास किए, बाद में हमारी सरकार बनी। केरल में हम मेट्रो के योजनाओं को लेके चले गए, उन्हीं के बगल में उनकी ही शागिर्द की सरकार है। हमने सरकार के आधार पर डेवलपमेंट नहीं देखा है। ये कांग्रेस की सोच की रहती थी कि जहाँ मेरे वोट हैं वहाँ मेरा विकास की योजना है। भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी की स्पष्ट लीडरशिप में बहुत स्पष्टता है कि हमको एक एक व्यक्ति के तक विकास की योजनाएं पहुंचानी है, भले ही वो व्यक्ति हमको वोट दे न दे। हमारे यहाँ जब लाभ की वेलफेयर स्कीम बनती है तो एक एक व्यक्ति का, चाहे जनधन खाता में आप देखिए
बड़ी संख्या में मुस्लिम लोग हैं, हर राज्य के लोग हैं। लेकिन वो आपको वोट नहीं देते। हम इसीलिए तो वो, यही तो मैं आपकी बात कह रहा हूँ, हम वोट के आधार पर डेवलपमेंट की बात नहीं करते। डेवलपमेंट हमारे लिए होलिस्टिक अप्रोच है, जिसमें देश के एक एक कोने का एक एक व्यक्ति को विकास की योजनाओं से जोड़ना हमारा ये संकल्प है। ये हमारा ये अप्रोच नहीं होता कि जहाँ तक वोट नहीं मिलेगा वहाँ हम डेवलपमेंट नहीं करेंगे। जी, तमिलनाडु में अभिनेता विजय की जो पार्टी आई है उसे आप कैसे देखते हैं, और क्या उनकी पार्टी का कोई प्रभाव पड़ने वाला है इस इलेक्शन में? किसके वोट काटेंगे वो? देखिए, मेरा ये मानना है कि पहली बार आजमाइश कर रहे हैं, मैं उनको शुभकामना दूंगा, लेकिन राजनीति में फुल टाइम राजनीति करना पड़ता है। आज ही आए, आज ही सब कुछ मिल जाएगा और कल फिर कहाँ जाएंगे तो समय बताएगा। मेरा ये मानना है कि अभी विजय जी के बारे में कुछ भी कहना बहुत जल्दीबाजी होगी, लेकिन ग्लैमर एक स्थान है जो मोबिलाइज भी करता है, लोगों को जोड़ता भी है, लेकिन उसमें स्थायित्व तब आता है जब वो उस पिच पे समय बिताता है। तो